हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन की डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। आपको मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं करने वाली हूँ मिर्ज़ापुर 3 का रिव्यू, यानी कि वेब सीरीज़ जो अमेज़ॉन प्राइम पर है। उसका जो तीसरा सीज़न आया है, मैं उसका आपके सामने रिव्यू लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने मिर्ज़ापुर का सेकंड सीज़न देखा है और अब ये थर्ड सीज़न देखा है। पहला सीज़न मैंने नहीं देखा। मैंने जब सेकंड सीज़न देखा था तो उसका एक प्री कैप मैंने देख लिया था एज अ रेफरेंस के लिए कि अच्छा ये किस कहानी से ये कहानी शुरू होकर कंटिन्यू हुई है। तो इस पूरे जो सिनेरियो है, पूरा जो ये इसकी करीबन 10 इसके एपिसोड्स हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कहानी उठने में, अगर मैं अपने व्यू पॉइंट से बोलूं तो कम से कम 4 एपिसोड लगेंगे इसकी कहानी को उठते हुए। नॉर्मली जो वेब सीरीज़ होती हैं उनकी कहानियाँ एक एपिसोड में धीरे एंड के टाइम पर शुरू हो जाती है उठना, यानी कि एक एपिसोड के बाद ही कहानी उठ जाती है या मरे से मरा 2 एपिसोड में। बट यहाँ 4 एपिसोड लग गए कहानी को उठने में। और जिन लोगों की वजह से ये मिर्ज़ापुर सबसे बड़ा हिट हुआ था, उसमें से आप देखिए 1-2 किरदार तो मिसिंग थे। एक तो पंकज त्रिपाठी का रोल बहुत ही कम है। ऑब्वियसली वो इस शो की कहीं ना कहीं जान थे, जितना कि उनकी जो प्रेजेंस थी कालीन भैया की। उनके कैरेक्टर का नाम कालीन भैया है। तो कालीन भैया का जो कालीन है वो काफ़ी बाद में बिछता है। उससे पहले जो उनके सुपुत्र थे, शायद उनका नाम मुन्ना था, जिसकी डेथ स्टार्टिंग में ही दिखाई गई, वो बिल्कुल नहीं था। तो ऑब्वियसली उस कैरेक्टर की भी बहुत कमी लोगों को लगी है, क्योंकि मैंने उनका काम दूसरे सीज़न में देखा था तो मुझे पता है। तो ऑब्वियसली ये 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक रहे हैं। और अली फैज़ल की अगर मैं बात करूँ तो अली फैज़ल नाम है ना शायद, वो जो रीचा चड्ढा का भी हस्बैंड अब है। तो उसका काम सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने लायक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर की गद्दी ही नहीं बल्कि मिर्ज़ापुर का पूरा शो जो है वो गुड्डू भैया के हवाले कर दिया गया है। मिर्ज़ापुर तो हवाले कर ही दिया है, गद्दी भी हवाले कर दी गई है, और पूरा जो शो है, जो ये पूरा जो वेब सीरीज़ है, वो भी इन महाशय के नाम में कर दिया है। एक्टिंग में गुड्डू भैया की कोई कमी नहीं है। मतलब अली फैज़ल बिल्कुल अपने कैरेक्टर में घुसे हुए हैं और पूरा सब कुछ झोंक दिया है उन्होंने, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कहती कि किरदार लंबा हो तभी इंसान को जो है बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। हाँ, वो उसके लिए ब्राउनी पॉइंट्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी किरदार है तो अगर उसमें आपको कुछ ऐसा सीन मिल जाए जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस, अपना टैलेंट दिखा सको तो क्या बात है। लेकिन अगर वो बढ़ता चला जाए तो ये ब्राउनी पॉइंट्स मैं कहूँगी। और गुड्डू भैया का पूरा यही हुआ है कि गुड्डू भैया का लेंथ इतना रोल का बड़ा है। अगर मैं बात करूं उनके राइवलरी की, यानी कि जो 1-2 लौंडों की जो राइवलरी होती है, जो पिछली बार मुन्ना और गुड्डू में थी, तो इस बार की राइवलरी दिखाई है शरद शुक्ला के साथ में। शरद शुक्ला का कैरेक्टर काफ़ी गंभीर है, काफ़ी उसको कई जगहों पर उसको इतना लाउड कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है। और जो उसका जो प्यार है कुर्सी के लिए और जो उसने पेशेंस दिखाया है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ भी है। लेकिन अफसोस जो उसकी सबसे बड़ी कुछ गलतियां रहीं कि ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। कि मतलब देखिए, कुर्सी की ही ये जंग है। अगर इसमें जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है मिर्ज़ापुर की कुर्सी,
और कुर्सी की मोहब्बत मर्दों को ही नहीं औरतों को भी है। और शरद शुक्ला का जो सो कॉल्ड अफेयर चल रहा था वो भी एक पॉलिटिशियन पार्टी की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था वो कुर्सी ही थी, जो बाद में उन्होंने खुद ने साबित कर दी। हालांकि जो उन माधुरी का जो कैरेक्टर है वो आपको, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे इतना उभर के नहीं लगा। उनके एक्सप्रेशन जो थे वो एक तरह के ही उनको पूरे के पूरे इस वेब सीरीज़ में मिले हैं। ना ही वो लाउड थी, ना ही वो ज़्यादा एक्साइटेड थी, बल्कि काफ़ी सटल रही। लेकिन जो उन्होंने जो एंड में जो एक कहते हैं ना एक मूव दिखाया हल्का सा कि नहीं भाई मुझे वो चाहिए जो मुझे चाहिए, ये नहीं है कि मैं इमोशनल हो जाऊं कि नहीं भाई मुझे ज़िंदगी में रिलेशन चाहिए, मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है तो मैं ज़िंदगी में दोबारा सेटल होना चाहती हूँ। नॉर्मली लड़कियाँ ये कर बैठती हैं गलतियाँ, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को या अट्रैक्शन को इम्पोर्टेंस ना दे करके अपनी कुर्सी को ही इम्पोर्टेंस दिया। उसने अपनी कुर्सी तो और मजबूत करी ही, और जो उस पूरे जो कहते हैं ना सीज़न की जो मेन अट्रैक्शन थी मिर्ज़ापुर की कुर्सी, उस पर भी उसका कहीं ना कहीं निशाना था कि मुझे अपनी कुर्सी को तो बचाना ही है, लेकिन मुझे मिर्ज़ापुर की कुर्सी को किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगने देना है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इस कुर्सी को ही जो है उड़ा दूंगी। उसका स्टार्टिंग में यही मकसद था कि इस जड़ को ख़त्म करना। कहीं ना कहीं उसका जो रोल था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी था, क्योंकि वो एक वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रही थी। हालांकि उसका लड़ने का तरीका थोड़ा अलग था, वो काफ़ी गंभीरता से, एक सहजता से, और आप देख सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ होती है, इनको कितना संयम बरतना पड़ता है। और अगर बात करें फीमेल्स की तो उनका एक बहुत ज़्यादा ये होता है कि औरतें कठोर डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि औरतें कोमल मन की होती हैं, सॉफ्ट मन की होती हैं, तो उनके ऊपर एक ये भी होता है कि हमें साबित करना है खुद को। तो ये जो था माधुरी के साथ भी था, और माधुरी ने ना ज़्यादा इमोशनल होकर ना ज़्यादा रैशनल होकर डिसीजंस लिए। और रही बात शरद शुक्ला की, तो शरद शुक्ला का जो एक कहते हैं ना एंड में जब उसको गोली मारी, अब तक तो देखो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर को अब OTT पे रिलीज़ हुए भी बहुत टाइम हो गया। तो अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का मज़ाक ख़राब कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि भाई उसको गोली लग गई है, सब ने ही ऑलमोस्ट देख ली है, तो अब कोई वो हाइड करने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे बुरा लगा कि जब उसको गोली लगी और वो घसीटते घसीटते खुद को कुर्सी के पास आया और उसको बिठा भी दिया, कि कहीं ना कहीं उसकी विश भी पूरी कर दी कि उसको इस गद्दी पे बैठना था, और आखिरी वाली वारिस था वो इस कुर्सी का। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अगर अगला सीज़न आएगा तो डेफिनेटली अब ये किस्सा कुर्सी का नहीं होगा, अब किस्सा होगा कि भाई इस कुर्सी को ख़त्म करना है। लेकिन साथ ही साथ इस कुर्सी पर जो बैठने वाले जो दावेदार हैं, जो भविष्य में बन सकते, देखिए आप कुर्सी को उड़ा दें, लेकिन जब तक आप दावेदारों को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो वापस आएंगे और अपने साथ एक नई कुर्सी लेके आएंगे और बनाएंगे, उसको मिर्ज़ापुर में ही स्थापित करेंगे, तो उन लोगों को भी जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो अगली जो कहानी होगी, जो चौथा पार्ट होगा, वो मुझे लगता है गुड्डू भैया की सर्चिंग पर होगा कि भाई गुड्डू भैया को पकड़ो और उसको ख़त्म करो, क्योंकि अब कालीन भैया भी वापस आ गए हैं। एक तरीके से पुराने जो कहते हैं ना घूम फिर कर वहीं पर आ जाना, तो वो चीज़ मुझे लगी। अब बात करते हैं बीना के कैरेक्टर की, जो कालीन भैया की सो कॉल्ड वाइफ बनी है। बीना का कैरेक्टर भी बहुत कम था, हालांकि वो सिर्फ बीच बीच में जुगाली करती हुई बातों की दिखाई देती थी, कभी किसी को मतदान दे रही है, किसी को कर रही है, कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस उसका मारा गया। उसको लगा कि हाँ भाई मैंने जो है इतनी बड़ी बाजी पलट दी है, तो आगे भी बाजी मेरे हाथ में रहेगी।
और वो नहीं हुआ। उसको घूम फिर कर कालीन भैया से वो भागी थी और घूम फिर कर उन्हीं की बाहों में आकर वो सिमट गई। मजबूरी में हुई, लेकिन उसको करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और अब तो उसका बच्चा भी है। तो जाहिर सी बात है कि चौथे सीज़न में अब ये भी दिखाया जाएगा कि बीना अब वापस से कैसे अपनी तिगड़म चिगड़म पिगड़म लगाकर जो है वो वापस से कालीन भैया को नुकसान पहुंचाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है गुड्डू भैया को फिर से कांटेक्ट करे या फिर से करे या कोई और नया बॉयफ्रेंड बनाएगी, कुछ तो करेगी जिसकी वजह से जो है वो जो कालीन भैया से बदला लेगी। और कालीन भैया का अब अगले सीज़न में, चौथे सीज़न में अपनी बहू के साथ भी जो है शोडाउन दिखेगा, क्योंकि उसने बहू के दबाव में आकर डिसीजन तो लिया, लेकिन अब ये राइवलरी भी चलेगी और हो सकता है कि दूसरे सीज़न में, चौथे सीज़न में वो माधुरी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और माधुरी का नया रूप भी देखने को मिले जो वो इतनी सटल सहज बन के रही है। देखो, ये उसने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित किया है कि मैं इतनी भी बड़ी इमोशनल फूल नहीं हूँ कि मैं एक लड़के के चक्कर में अपने ओहदे के साथ में मैं बेवकूफ़ियाँ करूँ। और उसको रियलिटी भी पता चली थी कि भाई जिस लड़के के साथ वो सो कॉल्ड डेटिंग कर रही है वो क्या है। तो ये पूरा जो समीकरण है ये आगे चौथे सीज़न में भी चल सकता है अगर चौथा सीज़न आएगा तो। वैसे ये पूरा जो सीज़न है ये मुझे, आपको अगर स्टार्टिंग के एपिसोड में ऐसा लगेगा कि कहानी को पूरा करने के लिए ही, यानी कि लोगों में बहुत क्रेज़ था कि मिर्ज़ापुर का सीज़न क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो काफ़ी टाइम बाद, इंतज़ार के बाद ये आया। बट ओवरऑल ये इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सका। इसमें बहुत कम ऐसे मोमेंट्स थे जो देखकर आप अपना सर पकड़ लेते हैं, आप एकदम से आपकी आंखें जो हैं वो स्टैचू की स्टैचू हो जाएंगी, झपकेंगी नहीं। ऐसे 2 मोमेंट्स थे। अगर मैं आपको अपना मोमेंट बताऊं तो जेल में जो कौन थी, गुड्डू भैया की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका, शबनम करके, जिसके फादर को जेल में जिस तरह से मारा गया, उसका गेम बजाया गया एक तरीके से। मारना वाला शब्द मैं नहीं बोलूँगी वरना यूट्यूब को जो है वो थोड़े चक्कर आ जाएंगे। तो उसको जिस तरह से उसका गेम बजाया वो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि एक नॉर्मल सीन चल रहा था और एक नॉर्मल सीन में जब ऐसी चीज़ घटना हो जाती तो आप एकदम से स्तंभ रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो एक ये सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा इसने शॉक्ड किया। और दूसरा, जो गुड्डू भैया के जो सो कॉल्ड होने वाले बहनोई को गुड्डू भैया ने जिस तरह से ख़त्म किया, ट्रस्ट मी गाइस, देखकर दिल एकदम से ना वो हो गया कि अब ये भी देखना पड़ेगा। मतलब इतना ब्रूटल। और अच्छा, इस पूरे जो OTT का जो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई इसमें वो एडिट नहीं होता, कोई सेंसरशिप नहीं होता, ये सबसे वर्स्ट थिंग ये लोग करते हैं, क्योंकि इतना ब्रूटल दिखा दिखा कर ये लोग जो हैं वो लोगों का दिमाग तो ख़राब होता ही है, बल्कि उनको ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो वो सीन है जिसमें गुड्डू भैया उस लड़के को, अपनी डिम्पी यानी कि जो बहन का जो बॉयफ्रेंड है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो जिस तरह से उसको ख़त्म करते हैं, वो कहा जाता है कि इंग्लिश फिल्म के सीन से कॉपी है। नो मैटर कॉपी है नहीं है, बट ये चीज़ बच्चों की साइकोलॉजी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जिस तरह से ये लोग शरीर को काटते हैं, काटते हुए दिखाते हैं, मतलब जिस तरह से शरीर का जो कहते हैं ना कि इसको हर्ट करते, उससे आपको पता चलता है कि आपके शरीर की क्या कीमत है। जैसे सब्जी की तरह आप सब्जी को कैसे कट करते हो, कटिंग करते हो, चॉपिंग करते हो, उस तरह से आपके शरीर भी गाजर मूली से कम नहीं है। तो ये चीज़ें देखकर आपको अपने ही शरीर से घिन आने लगती है कि भाई ये हमारे शरीर की रियलिटी है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हर बार जब भी वीडियो बनाती हूँ तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो ये पूरा का पूरा जो मिर्ज़ापुर रहा, मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा, क्योंकि काफ़ी कहानियाँ बीच में छूट ही गई हैं। जैसे कि वो जो 2 भाई थे जुड़वा, जिसमें
मरा तो बड़ा भाई था लेकिन दिखाया बचा छोटा भाई था, लेकिन दिखाया गया कि बड़ा भाई बचा है और छोटा भाई मरा है। मतलब जो एक कन्फ्यूजन थी, जो दद्दा के जो स्टोरी थी, दद्दा के जो लड़कों की कहानी थी, वो भी एकदम से अधूरी की अधूरी रह गई। तो उसका बड़ा मुझे लगा कि भाई उसका दिखाते उसका क्या होगा, मे बी शायद उसको 4th पार्ट के लिए रखा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो क्लियर अभी भी नहीं इन्होंने करी हैं। हो सकता है क्योंकि हो सकता है लास्ट पार्ट बनाए तो उसमें हर चीज़ क्लियर करे। और इसमें जो है सबसे मतलब अगर मैं बात करूं, माधुरी के बाद अगर किसी फीमेल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो था गजगामिनी का, यानी कि गोलू का। मतलब उसको एक तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर जो है रोल दिया गया है। गोलू काफ़ी करेजियस भी दिखाई गई है, काफ़ी डेयरिंग भी दिखाई गई है, और अपने जीजा जी के लिए सिंसेयर भी दिखाई गई है, क्योंकि गुड्डू था तो उसका जीजा ही। और जिस तरह से वो जीजे को चिपक रही थी, और जीजा भी देखो कहीं भी हांडे कहीं भी जाए लेकिन आता वो अपनी गजगामिनी के पास ही है। जिस तरह से वो लोग गले मिलते हैं और फिर जो होता है उनके बीच में, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट करी, जब इन लोगों के पास कुछ होता नहीं था कि भाई अब यहाँ पर चीज़ खाली है, अब हमें क्या डायलॉग रखें क्या रखें, तो उसमें ये जो अश्लील अभद्र सीन डाल देते थे, जो मुझे लगता था जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शायद हो सकता है कि भाई कहने को स्क्रीन टाइम देना भी है और नहीं भी देना है, तो एक बीच का रास्ता निकालते कि इस तरह के सीन दिखा दो कि भाई इससे लगेगा कि भाई हमारा सीन है। एक चालाकी, एक इंटेलिजेंस, आप इसे इंटेलिजेंस कह सकते हैं, बट मैं इसको बेवकूफ़ी कहूँगी और पब्लिक का टाइम वेस्ट कहूँगी। क्योंकि इस तरह के सीन्स को दिखाने का मतलब क्या होता है? ये कहानी है। मैं जिस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि भाई कहानी ऐसी बनाइए कि भाई आपकी पलक झपके नहीं, आप ना मोबाइल देखने में इंटरेस्ट हो, ना अपने आसपास गर्दन घुमाने में इंटरेस्ट हो, बल्कि कोई आए फ़ोन बजे तो आपको जाने में भी कष्ट हो कि नहीं भाई मेरा एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप कहीं जाएं, फॉर एग्जांपल आपको बाथरूम भी आए और आपको जाना पड़े, तो आप सोचते रहे भाई अब क्या होगा, फटाफट बाथरूम करके बैठो भाई, चलाओ भाई, क्या होने वाला है। वो ऐसा मोमेंट आना चाहिए, बट वो ऐसा मोमेंट आता नहीं है। बहुत कम मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं, और अक्सर कोई वेब सीरीज़ आती है तो उसके बहुत कम ऐसी वेब सीरीज़ आती है जिसके सारे पार्ट्स, मतलब जितने भी सीज़न आए उसकी कहानी सबसे अच्छी हो। मैंने आर्या को देखा है, यानी कि जो सुष्मिता सेन का भी एक आया था वेब शो, मैंने उसको भी थोड़ा सा देखा है। उसके मैंने 3 सीज़न देखे हैं। तीसरे सीज़न के 1-2 एपिसोड मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये मर जाएगी सुष्मिता, मतलब उस वेब सीरीज़ में। तो फिर मेरा देखने का मन नहीं किया। लेकिन मैंने जितना भी देखा, मुझे लगा कि उसकी कहानी में पकड़ थी, उसकी एक एक स्क्रीन प्ले में पकड़ था। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर का स्क्रीन प्ले बहुत स्लो हो जाता है। बहुत कम ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले कि हाँ व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, एक नेल बाइटिंग वाली सिचुएशन क्रिएट करना, ये आर्टिस्ट के ऊपर तो होता ही है, साथ में जो राइटिंग पावर है। अच्छा, राइटिंग की बात करें, राइटिंग पावर इसका अगर मैं अच्छा बोलूँ तो सिर्फ डायलॉग्स थे कि हाँ कई डायलॉग्स बहुत डीप में दिए गए जो अच्छे लगे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। ऑफ कोर्स गालियाँ तो ये लोग डालते ही हैं। तो राइटिंग का कि कैसे सामने वाले को जवाब देना है, तर्क वितर्क बिठाना है, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा मुझे ना कहीं पर लैग करता हुआ दिखा कि भाई एक इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक्टर्स तो सारे कमाल के हैं और सब एक से बढ़कर हैं। सब ने अपने रोल में जितना भी उनको मिनट का दिया, सब ने काबिल तारीफ़ किया। शरद शुक्ला में भी पोटेंशियल है, लेकिन उसको इतना लाउड नहीं दिखाया, इतना सनकी नहीं दिखाया, क्योंकि जो गुड्डू था वो तो सनकी भी था, भोला भी था, चालाक भी था, उसके बहुत सारे शेड्स थे। शरद शुक्ला के इतने शेड्स नहीं थे, उसका एक ही शेड था, और उसी शेड से उसको शेंडी लग गई, मैं तो ये कहूँगी। और मुझे बुरा लगा उसकी मदर का, जो शुक्ला यानी कि शरद शुक्ला की मदर, जो कि
टेलीविज़न एक्ट्रेस है, मैं इनको काफ़ी समय से टेलीविज़न पे देख रही हूँ। ये भी एनएसडी की स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनका भी काम मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से अपने बेटे को एडवाइस करती थी, सपोर्ट करती थी, वो बहुत सही लगा। सो देखेंगे कि वो बेचारी क्या करेगी चौथे सीज़न में। उसको शौक़ तो लगेगा कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ। अब उनका बेटा बचा है नहीं बचा है, ये भी एक सस्पेंस है। तो खैर ओवरऑल पूरी की पूरी जो मिर्ज़ापुर है, मैं आपको कहूँ कि अगर आप इसको देखोगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं देखोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाला नहीं है। मैंने स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाला बहुत कम ही मैंने वेब शोज़ देखे हैं, जिसमें एक वेब सीरीज़ थी असुर, जो 2020 में आई थी, और पिछले साल ही उसका दूसरा सीज़न आया था, और सच में दूसरा सीज़न ने इम्प्रेस नहीं किया, क्योंकि इतने टाइम बाद ये लोग लेकर आते हैं सीज़न कि चार्म भी ख़त्म हो जाते हैं और लोग पहली कहानी भी भूल जाते हैं, और फिर ये लोग भी कहीं ना इनके भी लैग कर जाती है स्क्रिप्ट। तो बस मुझे था कि भाई यहाँ पर ये ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली मिर्ज़ापुर में भी यही हुआ है। अब देखो कि इसका चौथा सीज़न आता है या नहीं आता है, और मेरे हिसाब से तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि पब्लिक ने इतना इंतज़ार करने के बाद पब्लिक को जब ऐसा मिलता है तो फिर पब्लिक इंतज़ार अब और चौथे सीज़न का तो नहीं करने वाली है। तो खैर ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। आई होप मैं अपनी बात आप तक सही तरीके से पहुंचा चुकी होंगी। तो खैर अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू, आपने समय निकाला वीडियो देखने के लिए। और आप प्लीज़ अगर आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख सकते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ, या आप लोगों की बात को आप अपने ही शब्दों में बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचा रही हो। क्योंकि कभी कभी हम भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कोई सामने वाला ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल हमारे ही शब्दों को और भी मॉडिफाई तरीके से बोलता है, तो हमें लगता है कि यार ये बंदा तो वही कह रहा है जो हम कहना चाहते हैं। तो अगर आपको लगा हो कि मैं इस पर खरी उतर रही हूँ तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो खैर तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय।